बीवीआर सुब्रमण्यम का बयान सामने आया है। भारत के जापान को पीछे छोड़ा है। नीति आयोग ने कहा भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का ये बड़ा बयान सामने आया है। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत लगातार जिस तरीके से प्रगति कर रहा है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार लगातार देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो ये बड़ा बयान सामने आया। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का बयान सामने आया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा, नीति आयोग ने कहा ये। तो इस बीच हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आकाश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से भारत की प्रगति है, इस प्रगति को आप किस तरीके से देखते हैं और कौन से सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान आप मानते हैं कि आज हम चौथे नंबर पर पहुंचे? देखिए, मेरा चेहरा आपको बता रहा होगा। चलिए, आकाश जी का रुख हम एक बार फिर से करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। लेकिन एक बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो अब चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, लगातार तमाम जो सेक्टर है उनमें काम हो रहा है, उसे अगर उसी गति से चालू रखा जाएगा तो भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है जिस बीच सामने आ रही है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बना है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। और भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का बयान सामने आया। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का ये बड़ा बयान सामने आया है। और भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। जापान को पछाड़कर हम अब आगे निकल आए हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का बड़ा बयान ये सामने आया। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा, नीति आयोग ने कहा ये। भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का ये बड़ा बयान जो सामने आया है। नीति आयोग के सीईओ का ये बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस तरीके से भारत ने जापान को पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था जो है विश्व में चौथे नंबर पर भारत की पहुंची है अब। और जिस तरीके से भारत लगातार तेज गति से विकास कर रहा है, जानकारों का ये कहना कि भारत जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंचेगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत लगातार अग्रसर है। तो बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। और भारत चौथे पायदान पर जिस तरीके से पहुंचा है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अब भारत बना। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। एक बड़ी जीत ये भारत की जिस तरीके से बताई जा रही है। लगातार जिस तरीके से विकास की गति जो है वो देखने को मिल रही है, इसके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वो भारत बना। जापान को पछाड़कर भारत चौथे नंबर पर है अब और जल्द ही भारत तीसरे पायदान पर पहुंचेगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। जल्द ही भारत जो है वो तीसरे पायदान पर पहुंचेगा। तीसरे पायदान पर भारत पहुंचेगा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का ये बयान सामने आया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश है। नीति आयोग के सीईओ का ये बयान सामने आया। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का बयान है ये। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश है। बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। नीति आयोग के सीईओ का ये बयान जो है वो सामने आया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है।
तो एक बड़ी उपलब्धि ये पूरे देश के लिए, जिस तरीके से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत जो है विश्व में बना है, और जिस तरीके से लगातार विकास की गति नज़र आ रही है, इसी आधार पर विकास जो है गति जो है वो देश करता रहा, तो तीसरे पायदान पर भारत होगा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। ये बड़ी खबर जिस बीच निकल कर जिस तरीके से सामने आ रही है। नीति आयोग के सीईओ ने ये जानकारी साझा की है कि किस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि ये पूरे देश के लिए, ये भारत पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, और जल्द ही भारत जो है पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में नजर आएगा। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है, ये बड़ी खबर है, एक बड़ी सफलता ये भारत के लिए, जिस तरीके से यहाँ पर भारत जो है पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा, नीति आयोग के द्वारा ये जानकारी साझा की गई है। नीति आयोग के सीईओ ने ये जानकारी साझा की है। इस उपलब्धि के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से भारत के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। पूरे विश्व में भारत का डंका एक बार फिर से बजा है, और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत की बनी है, और जापान जो है वो भारत से पीछे छूटा है। जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने ये जानकारी साझा की है, और आकाश जिंदल जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। आकाश जी, सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर भारत ने हासिल की है और पूरे विश्व में भारत का डंका बजा, किस तरीके से आप इस उपलब्धि को देख रहे हैं? बहुत बढ़िया उपलब्धि है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। हर भारतवासी को मुबारकबाद। और ये चीज मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल ने इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स दोनों पे प्रेडिक्ट की थी कि हिंदुस्तान बहुत जल्द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ने विषम परिस्थितियों में भी, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत थी, तब भी हिंदुस्तान ग्रो करता रहा, तब भी हिंदुस्तान प्रोग्रेस करता रहा, और उसी के कारण आज हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। रशिया यूक्रेन वॉर चली, रशिया यूक्रेन वॉर के समय क्या हुआ, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार के अच्छे फैसलों की वजह से हमने उस सिचुएशन में भी फायदा उठाया। हमने रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लिया, वो भी रुपी टर्म में। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत अच्छी कई तरह की चीजें दी हैं, जिससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ी है। जीएसटी 2017 में जो आया, आज दुनिया कह रही है कि जीएसटी जैसा कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि लोगों को बता दूं, डेटा बता दूं, 2.37 लाख करोड़ रिकॉर्ड कलेक्शन की है अप्रैल में हमने जीएसटी से। और जीएसटी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ है, क्योंकि जीएसटी से हमें वो पैसा आ रहा है जिससे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, रेल नेटवर्क्स बना रही है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना रही है, जिससे कंट्री की प्रोग्रेस हो रही है। इनकम टैक्स कलेक्शन 16 मार्च 2025 का डेटा है, 16% के आसपास इनकम टैक्स की कलेक्शन में ग्रोथ है, वो भी तब जब दुनिया में ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, तो दूसरी तरफ इजराइल का इशू चल रहा था, और यूरोप की इकोनॉमीज में बहुत स्लो डाउन था, कई इकोनॉमीज लड़खड़ाई हुई थी। जर्मनी जैसी इकोनॉमी 2023 के क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई। चाइना डिफ्लेशन का शिकार थी, चाइना डेट इशू का शिकार थी, रियल एस्टेट प्रॉब्लम का शिकार थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया ग्लोबल स्लो डाउन से गुजर रही थी, दुनिया मंदी से गुजर रही थी, तब भी हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की और उनकी टीम की लीडरशिप के अंडर तरक्की करता गया, और उस तरक्की का रिजल्ट ये है आज हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। ना सिर्फ इतना, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल का मानना है कि 2 से 2.5 साल में हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जर्मनी को भी पीछे छोड़ जाएंगे। यूएस और चाइना के बाद हिंदुस्तान का ही नाम होगा। और ये नहीं है कि मात्र मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स दिख रही हैं, इसका फायदा आम हिंदुस्तानी को मिला है, ऑर्डिनरी इंडियन को मिला है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है, इसका मतलब क्या है, आम हिंदुस्तानी ज्यादा खर्च कर रहा है, अपने शौक पूरे कर रहा है। जीएसटी कलेक्शन तक कब बढ़ती है, जब लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जब लोग घूमने जाते हैं, जब रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं। तो इसका मतलब आम परिवारों के, मध्यम वर्गीय परिवार छोटी छोटी खुशियां, जो छोटे छोटे शौक होते हैं, वो पूरे कर रहे हैं। इनकम टैक्स कलेक्शन कब बढ़ती है, जब लोगों की कमाई बढ़ती है। तो आम हिंदुस्तानी की कमाई बढ़ रही है, ये चीज दिखा रही है। स्टॉक मार्केट में हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर सब दुनिया से पैसा लगा रहे हैं। चाइना जैसी इकोनॉमी आज डूबी पड़ी है, क्योंकि वो दुनिया को एक्सपोर्ट्स करती थी, और आज ग्लोबल स्लो डाउन और टैरिफ वॉर का उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ है।
हमने बड़ी सूझबूझ के साथ डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चर किया, जिसका फायदा आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मिल रहा है। और ये मात्र इकोनॉमिक डेटा नहीं है, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? ज्यादा नौकरियां, नौकरियों में इंक्रीमेंट, लोगों के लिए रोजगार, लोगों के परिवार के लिए अच्छा लाइफस्टाइल, लोगों के बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज, अच्छे एजुकेशनल फैसिलिटीज, बुजुर्गों के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा बढ़िया घूमना फिरना, और सब चीजों की जो है लग्जरीज की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। आज देखिए, स्कूटर परचेज में हमने नया रिकॉर्ड बनाया है, कार परचेज में हम बढ़ रहे हैं। इसी जमाने में बजट हाउसेज लिया करते थे हम हिंदुस्तानी, आज लग्जरी होम्स की सेल रिकॉर्ड बना रही है। यानी इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है मात्र कि डेटा आप रख दो, इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि आम मध्यम वर्गीय परिवार, आम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के चेहरे पे आप कितनी खुशियां ला पाए हो, कितनी उन्हें सहूलियत दे पाए हो, और वो सब आज इकोनॉमी में एपरेंटली दिख रहा है। इंडिया इज ग्रोइंग लाइक no other country is growing as fast as India is. अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान कभी हमसे बड़ा था, अब तो पीछे रह गया है। चारों इकोनॉमी से ज्यादा हम तेजी से बढ़ रहे हैं। वो भी तब, ये डेटा कब आया है? जब पाकिस्तान जैसे कंट्री ने हमारे खिलाफ दहशतगर्द भेजे। ऑफ कोर्स हमारी शौर्यवान सेना ने उन दहशतगर्दों के ठिकानों को नष्ट किया, उसमें भी हमारा एफर्ट लगा, उसमें भी हमारा पैसा लगा, लेकिन उसके बावजूद हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बने। आकाश जी, अगर किसी एक सेक्टर को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से आप लगातार इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, कौन सा वो सेक्टर रहा जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत को चौथे पायदान पर पहुंचाने के लिए? देखिए, जब भी इकोनॉमी चलती है मेरे दोस्त, कोई एक सेक्टर नहीं चलता, सारे सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। बट फिर भी अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक सेक्टर के ऊपर बहुत जोर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग। प्रधानमंत्री साहब ने, आपने शुरू से सुना होगा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक फॉर वर्ल्ड, ये चीजें प्रधानमंत्री साहब ने रखी कि मेक इन इंडिया को हम रखें आगे, दुनिया के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करें, आत्मनिर्भर भारत। तो उसके चलते हुए मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत आगे बढ़े हैं। आज डिफेंस, बिल्कुल आकाश जी, अगर बात मैन्युफैक्चरिंग को लेकर करें तो मैन्युफैक्चरिंग में भारत जो है लगातार तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। एक बार अपने दर्शकों को हम नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं। Largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. It's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. And in this, the reason for the बिल्कुल आकाश जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर, इस बीच मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से जर्मनी का जिक्र किया गया, जर्मनी तीसरे पायदान पर है अमेरिका चाइना के बाद, ऐसे में जर्मनी को पछाड़ना कितना मुश्किल, कितना चुनौती भरा रहेगा? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत जिस गति से काम कर रहा है, जिस गति से विकास भारत में हो रहे हैं, इसके माध्यम से भारत जल्द ही अब तीसरे पायदान पर होगा, यानी कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है हम। अभिषेक जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। बहुत ही क्वालिटी आपने प्रश्न पूछा है। जब से डेटा है, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन समबडी हैज आस्क्ड मी। मेरा चौथा शो है तब से। बिल्कुल, जर्मनी को पछाड़ना अब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि जर्मनी पहले ही दिक्कतों का शिकार है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जर्मनी में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो चुकी है, और वहां एनर्जी अब बहुत कॉस्टली है, वहां इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ जर्मनी के अंदर उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेजेस नहीं रही। कभी जर्मनी जो है ऑटोमोबाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत आगे माना जाता था, बट अब उस तरह की स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस उनके पास नहीं रही। जर्मनी का अगर आप पिछले 5 साल का ग्रोथ देखें, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले उनका ग्रोथ बहुत कम है जी। फिर एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर जो उन्होंने डिपेंडेंस रखी, रशिया की एनर्जी पर अपने आप को डिपेंडेंट किया, उसने जर्मनी की इकोनॉमी को बहुत नुकसान किया है। जर्मनी का स्पेसिफिक डेटा पूछे तो 2023 के एक क्वार्टर में जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में, जी हाँ, माइनस में गई है। वहीं आप हिंदुस्तान का डेटा लीजिए, 2023-24 रिवाइज हुआ डेटा 9.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई है। तो ऑलरेडी जो आप बात कह रहे हैं बहुत सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं अभिषेक जी। ऑलरेडी हम जर्मनी की इकोनॉमी के मुकाबले बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 2 and 2.5 years फॉर अस टू क्रॉस जर्मनी, क्योंकि सारा का सारा यूरोप कहीं ना कहीं स्लो डाउन का शिकार है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जर्मनी की इकोनॉमी पे काफी असर पड़ा है। फिर उस तरह का वहां पे जो है अब एपिटाइट भी नहीं है चीजों की यूजेज के लिए। एक्सपोर्ट पॉलिसीज उनकी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है,
और हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे पास वायबल कॉस्ट पे बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्क फोर्स है। आज हिंदुस्तान के अंदर बाहर की कंपनियां क्यों बना रही हैं? एप्पल जैसी कंपनी और बहुत सी तमाम कंपनियां हिंदुस्तान में आके मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमारे पास टैलेंटेड वर्क फोर्स है जो एक वायबल प्राइस पे, जायज प्राइस पे काम करने को तैयार है। वो जर्मनी में नहीं है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के टाई अप्स देखिए, आज हमने अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी हम व्यापार कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के ग्लोबल टाई अप्स और प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो प्रधानमंत्री मोदी साहब का सम्मान दर्शक जानते हैं हिंदुस्तान में नहीं, तो उससे हमें फायदा क्या मिल रहा है? उससे ग्लोबल टाई अप्स मिल रहे हैं, हमें ग्लोबल मनी मिल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब की छवि एक प्रो के रूप में दुनिया के सामने उभर रही है कि ऐसे प्रधानमंत्री है जो देश को तरक्की देना चाहते हैं और ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो आम पब्लिक के वेलफेयर की और इकोनॉमी के वेलफेयर की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी टीम ने जो पॉलिसीज निकाली है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस तरीके से विदेशियों को हमने आमंत्रित किया है कि आइए यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए या यहाँ पे आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे विदेशी भी हमसे इंप्रेस्ड हैं। इसीलिए देखिए एफडीआई लगातार यहाँ आ रही है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना की सरकार का एफडीआई के प्रति, कुछ कंपनियों के प्रति बड़ा अजीब सा रवैया रहा है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर वहां जाने से पहले 4 बार सोचता है। जबकि हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुस्तान प्रेम और अच्छे तरीके से वेलकम करने के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ हमें पसंद करते हैं। साथ ही साथ जर्मनी के पास वो नहीं है जो हमारे पास है, स्टार्टअप्स। अब देखिए स्टार्टअप्स में हिंदुस्तान का सम्मान आज पूरी दुनिया में, बहुत से स्टार्टअप्स तो बिल्कुल आकाश जी, बिल्कुल ठीक है आपने। भारत की जो ताकत है वो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है और भारत लगातार जिस तरीके से विकास की राह पर चल रहा है, तीसरे पायदान पर जल्दी ही भारत पहुंचेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। बात करेंगे अब अमरनाथ यात्रा को लेकर। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर पहलगाम आतंकी हमले का खौफ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बल्कि अमरनाथ यात्रियों का उत्साह चरम पर है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। 3 जुलाई से जम्मू कश्मीर